बका से मेरी शादी हो रही थी। कदम जमीन पर ना टिकते थे। नखवत भरी तो पहले ही थी, अच्छी किस्मत ने रही सही कसर पूरी कर दी। अब कदम जमीन पर ना टिकते थे कि जिसे चाहा वही मेरा शरीके जिंदगी हो गया। ये खूबी तकदीर थी, मगर मैं समझती थी कि दुनिया मेरे दम कदम से है। गर्दन में तनाव अमीर बाप की वजह से था। हर किसी से अकड़ कर बात करना, नौकरों को झिड़क देना, ना जाने लोग इस रवैये पर मुझे क्या कहते होंगे। मैंने लेकिन कभी उनके एहसासात की परवाह न की। मेरे सामने मेरी खुशियों के अंबार थे। मुझे लोगों के साथ राहो रस्म रखने या उनकी परवाह करने की क्या जरूरत थी। घर में दौलत की कमी ना थी। मैं एक कुशादा बंगले में रहती थी, कार में घूमती, अच्छे से अच्छा खाती, अच्छे से अच्छा पहनती। मगर चंद दिनों से तबीयत उदास रहने लगी थी। ये पहला मौका था कि मेरी तबीयत खुद ब खुद उदास हो गई थी। बका मेरा मुंह तकते और हैरान होते कि मेरी जिंदगी में क्या कमी है, जो लबों पर खामोशी की मोहर लगी है और चेहरा मुरझाया रहता है। कस्में देकर पूछते कि क्या उनकी तरफ से कोताही हुई है। मुझे खुद खबर ना थी क्यों उदासी ने घेर लिया है। उनको क्या बताती। वो अब मेरे लिए खुसूसी वक्त निकालते, घुमाते फिराते, सैरें कराते, नया जेवर बनवा कर दिया, शॉपिंग कराने ले जाते। बिल आखिर वो थक गए, मगर मेरे चेहरे पर खुशी के गुलाब ना खिल सके। वो मेरे लिए बेहद फिक्रमंद रहने लगे थे। बोले, तुमको किसी माहिर नफ्सियात के पास लिए चलता हूं। इस पर मैं बुरा मान गई। उनसे कहा, आप मुझे ज़हनी मरीज समझते हैं? मैं दिमागी तौर पर बीमार नहीं हूं। ऐसे मोड़ इंसानों पर आते ही रहते हैं। इसकी वजह जरूरी तो नहीं कि दिमाग का खलल हो। बाज दफा इंसान की छठी हिस्स आने वाले दिनों में किसी मुश्किल या मुसीबत की पेशगोई साबित होती, तभी पहले से इंसान अफसुर्दा रहने लगता है। मेरी बातों पर वो हंस पड़े। कहने लगे, बड़ी फिलोसफर हो गई हो, सूफी तो नहीं बन गई? या तुम्हारी रूह मुस्तकबिल में भी सफर करने लगी है? खुदा की बंदी, ये सब तुम्हारे जहन की इख्तरा है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा करते हैं, इस मूड को भगाने की कुछ तदबीर करते हैं। फिर उनको खुशी का माहौल बनाने की एक नई तरकीब सोची। बोले, इस बार हम शादी की सालगिरह इतनी धूमधाम से मनाते हैं कि लोगों को लगे कि हमारी शादी हो रही है। हमारी शादी की सालगिरह करीब थी, बस उन्होंने वाकई ऐसा एहतमाम किया कि लोग दंग रह गए। सारे घर में कमकमे लगवाए और रात जगा हुआ। रक्स की महफिल सजाई। वो वैसे ही थी जैसी शादी पर की गई थी। उस दिन बका की फरमाइश पर मैं दुल्हन की तरह सजी हुई थी। अजीज, दोस्त, रिश्तेदार सभी मौजूद थे और पुरतकल्लुफ खाने का एहतमाम किया गया था। खास बात रक्स व मौसीकी की महफिल थी। बिल्कुल यूं ही लग रहा था जैसे शादी हो रही हो। रात के खाने के बाद गाने का प्रोग्राम रखा गया था। गायिका दरमियान में बैठी हुई थी और हाल में मेहमान चारों तरफ सोफों और कुर्सियों पर विराजमान थे। कुछ शौकीन मिजाज कालीन पर ही जमकर बैठ गए और सभी हमातन गोश हो गए। हारमोनियम और दीगर आलात मौसीकी के साथ अपना फन पेश करने वाली एक उधेड़ उम्र की औरत थी और दो लड़कियां थीं जो उस औरत को आपा कह रही थीं। लड़कियां काफी खूबसूरत थीं। एक की उम्र 19 और दूसरी की 17 बरस होगी। उनको गाना तो बराए नाम आता था, मगर रक्स में माहिर थीं। पहले बड़ी लड़की ने गाना सुनाया, फिर छोटी ने गजल गाई।
उसके बाद कुछ मेहमानों की तरफ से रक्स की फरमाइश होने लगी। गोरी गोरी हसीन दोशीज़ाएं, ऊपर से जर्क बर्क लिबास, ये क्लासिकी रक्स और लोक नाच की माहिर थीं। जब बड़ी रक्स करते करते पसीना पसीना हो गई तो उसकी जगह छोटी ने संभाल ली। वो महफिल से निकलकर दरमियानी शीशे की स्लाइडिंग डोर को थोड़ा सा खोलकर उस तरफ आ गई जिधर खवातीन बैठी हुई थीं और शीशे की दीवार से इधर रक्स देख सकती थी। मैंने उसे आते देखा तो मेहमान खवातीन के दरमियान से उठकर दरवाजे पर पहुंची और पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? पानी मंगवा दीजिए, मगर ठंडा ना हो। वहां खिदमतगार ठंडा पानी दे रहे हैं और मैं ठंडा नहीं लेती, मेरा गला फौरन खराब हो जाता है। ठीक है, तुम यहां ठहरो, मैं मंगवाती हूं। मैंने खादमा को इशारा किया, सादा पानी ले आओ और इनको दो। वो किचन की तरफ चली गई। लड़की खवातीन वाले कमरे में आने की बजाय कॉरिडोर में ठहर गई। मैं वहां ही रुकी थी ताकि खादिमा आ जाए तो मैं वापस खवातीन की तरफ जाऊं। उस दौरान लड़की ने सवाल किया, क्या आप साहिबे खाना की बेगम हैं? हाँ, इसके अलावा कोई और तो नजर नहीं आ रही हूं। वो झेप गई मगर फितरत से बातूनी थी। झट से दूसरा सवाल पूछ लिया, आपके शौहर क्या करते हैं? मुझे गुस्सा आ गया, तुम्हें इससे क्या? तुम बस अपने काम से काम रखो। मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया, आप बुरा मान गई। इतने में खादिमा पानी ले आई। वो गटागट पी गई। उसके बावजूद उसके माथे पर पसीना आ रहा था। उसको तवक्का ना थी कि घर की मालिका इतनी बदमिजाज होगी। वो झुंझलाती हुई चली गई। मैं समझ गई कि मेरे पुरगुरूर लहजे से उसके दिल को ठेस लगी है। उसके बाद मैंने ग्लास की दीवार से देखा कि तमाम वक्त उसकी निगाहें साहिबे खाना पर ही रहीं और उस पर नोटों की बरसात होती रही, लेकिन वो खास इल्तफात मेरे बका से ही बरत रही थी। आंखों ही आंखों में ना जाने कौन से बरकी पैगामात हो रहे थे कि बका का चेहरा भी उसकी निगाहों के इल्तफात से गुलनार हुआ जाता था। सोचा भरी महफिल में एक रकासा के इल्तफात से उनके चेहरे पर ऐसा रद्द अमल हो रहा है और उस नाचने वाली ने तो साहिबे खाना को इल्तफात भरी नजरों से ताकना ही है, क्योंकि उनसे ढेर सारे पैसे जो बटोरने हैं। गुमा भी ना था कि मुझको खुश करने के लिए इतने एहतमाम से सजाई गई महफिल उस रात में मेरी जिंदगी की बाजी भी पलट सकती है।